हाँ। BA पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 3 भारतीय अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमिक्स के परीक्षार्थियों के लिए एक उपयोगी प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि क्या भारत एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है? क्या भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बतावें। तो आज यह स्पष्ट है कि विश्व स्तर पर आर्थिक विकास के आधार पर 2 प्रमुख प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला, विकसित अर्थव्यवस्था, जिसे हम उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान जैसे औद्योगिक प्रधान देश आते हैं, जिन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा प्रमुख पैमाना है वह है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। प्रोफेसर गुनार मेडर ने एशियन ड्रामा के अंतर्गत इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा था, परंतु यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत जिस प्रकार की अर्धविकसित अर्थव्यवस्था था, वर्तमान समय में यह अर्धविकसित अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान रखता है। क्योंकि यह प्रश्न भी समाचार पत्रों में बराबर विद्यार्थियों के लिए आता है कि भाई 1962 ईस्वी में भारत चीन में जो युद्ध हुआ था उस समय का भारत आज नहीं है। तो इस प्रकार से भारत एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं आती हैं। प्रायः अर्धविकसित अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो रोजगार प्राप्ति होता है उसका प्रमुख स्तर कृषि होता है। अर्थात इस अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि यह उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अर्थात इसकी कार्यशील जनसंख्या का करीब वर्तमान समय में 60% भाग, पहले 70-80% था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रोजगार, औद्योगिक क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि पर से जनसंख्या के भार में कमी आई है और परंतु आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही मानी जाती है। करीब 60% जनसंख्या रोजगार प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। परंतु दूसरी प्रमुख विशेषता है कि कृषि के अंतर्गत निम्न उत्पादकता, छद्म बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, जनसंख्या का अत्यधिक निर्भरता, ये सब अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। तीसरा प्रमुख जैसे यहाँ है कि यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वे प्रायः जातिगत या पुरानी परंपराओं से ग्रसित होती हैं। यहाँ की विचारधारा में रूढ़िवादिता, परंपरागत विचार, अशिक्षा, ये सब जैसे प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसकी एक तीसरी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है वह अपेक्षाकृत निम्न है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अपेक्षाकृत कम रहने के कारण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न पाया जाता है। अर्थात अधिकांश जनसंख्या अपनी आय का सर्वाधिक हिस्सा खाद्यान्न पर ही व्यय कर देती है। इसके बावजूद समुचित पोषण का अभाव पाया जाता है। शिक्षा पर यहाँ पर व्यय अपेक्षाकृत कम होता है आय के कारण। यहाँ आय निम्न रहने के कारण बचत एवं विनियोग की दर जो होती है वह अपेक्षाकृत कम होती है और प्रायः यहाँ के लोगों में जोखिम उठाने का रुचि अपेक्षाकृत कम माना जाता है। अर्थात इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर कम पाया जाता है, जिसके कारण लोग परंपरागत रूप से खेती या व्यवसाय करने में ही अपना अभिरुचि दिखाते हैं।
इस प्रकार से यहाँ अशिक्षा की समस्या पाई जाती है, यातायात एवं संवाद वाहन के साधनों का अपेक्षाकृत अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की ढेर सारी विशेषताएं हैं जो कि जैसे भारत जैसे देशों के अंतर्गत पाई जाती हैं। परंतु संतोष का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के पंचवर्षीय योजना काल में विशेष कर के नई औद्योगिक नीति 1990 के पश्चात जब भारत में खुले बाजार की नीति या उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति जब से जैसे अपनाई गई है, तब से अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार आया है। और वर्तमान समय में भी कोरोना जैसी महामारी की समस्या से अर्थव्यवस्था, भारत जैसी अर्थव्यवस्था ग्रसित है। इसके बावजूद भारत जैसे अर्धविकसित देश के अंतर्गत करीब 7% से अधिक 7.5% के बराबर आर्थिक विकास की दर पाई जाती है, जो कि एक प्रशंसनीय जैसे विकास दर है। और जो पाकिस्तान, ये सब जो पड़ोसी देश हैं, इसके तुलना में भारत में आर्थिक विकास की दर अपेक्षाकृत ऊंची जैसे मानी जाती है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था था, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में हरित क्रांति, नवीन कृषि नीति के प्रयोग के फलस्वरूप भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई है। व्यापार घाटा जो पहले होता था वह उसमें जैसे कमी आई है और निर्यात प्रोत्साहित हुई है और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारत को मुनाफा की प्राप्ति हुई है। भारत का राजस्व या रिजर्व रेशियो जो है वह अपेक्षाकृत उसमें जैसे वृद्धि हुई है। एक समय था कि भारत का जो विदेशी पूंजी निवेश था वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम था, या इसका केंद्रीय बैंक के पास में जो स्वर्ण का भंडार माना जाता है, रखा जाता है, उसमें बहुत गिरावट आ गई थी लेन देन के लिए, 1-2 से कम। अभी वर्तमान समय में भारत का जैसे विदेशी व्यापार अपेक्षाकृत तरक्की के आधार पर है और इसका विदेशी मुद्रा कोष भी अपेक्षाकृत उन्नत रूप से माना जाता है और निर्यात की में वृद्धि पाई जा रही है। पहली प्रकार की समस्या नहीं है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत, सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत लोगों के रुझान में वृद्धि हुई है। लोग संचार क्रांति के दरवाजे पर जैसे खड़े हैं। इनोवेशन, मोबाइल और न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, ये सब के प्रति जैसे भारत में रुझान देखने को मिल रहा है और भारत में आत्मनिर्भरता की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि थोड़े ही दिनों में अगर कोरोना महामारी वगैरह जैसे नहीं रहे तो और ये विदेशी आक्रमण ये सब जैसे पाकिस्तान, चाइना ये सब के युद्ध में उलझा हुआ भारत न रहे तो यह विकसित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर अग्रसर हो करके बहुत उन्नत आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा। विश्व स्तर पर भारत की अपनी एक पहचान बनी है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यद्यपि भारत इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में, पूंजीवादी या विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, परंतु 1950 के दशक के समान भारत एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि हम गर्व से कहते हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी ही यह विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। आज भारत में न सिर्फ हरित क्रांति बल्कि श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इंद्रधनुष वाली क्रांति की ओर हम अग्रसर हैं और भारत का जो लक्ष्य है वह उच्च आर्थिक सामाजिक विकास दर को प्राप्त करना है, जिससे कि गरीबी की समस्या का समाधान हो सके और सामाजिक समरसता की प्राप्ति हो सके। यह प्रश्न जो है वह BA पार्ट 2 ऑनर्स प्रतिष्ठा और सब्सिडरी के विद्यार्थियों, छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और टिप्पणी के अंतर्गत या मौलिक प्रश्न के अंतर्गत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत इसे घुमा फिरा करके प्रश्न बराबर पूछा जाता है। धन्यवाद।